हेलो बैंकर्स, चलिए शुरू करते हैं आज की मुलाकात, आज की चर्चा। नए विषय पर नए तरीके से हम लोगों की बात हो रही है। वैसे हम लोग इस विषय पर एक बार मिल चुके हैं। आज जो हम लोगों की बातचीत होगी आपके साथ, मेरी जो आपके साथ चर्चा होगी, वो मैकमिलन के जो क्वेश्चंस हैं आपके इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। एक ही स्टैंडर्ड किताब आपके लिए मार्केट में उपलब्ध है और हमारी पूरी कोशिश है कि उस किताब को हम लोग पूरा कवर कर लें। क्लियर है? तो मॉड्यूल ए पर हम लोगों की चर्चा हो चुकी है, मॉड्यूल बी पर आज चर्चा होनी है। क्या चर्चा होनी है, पहले मैं आपको एक रूपरेखा बता दूं कैसे हम लोगों का डिस्कशन होना है। देखिए, आप लोगों ने अगर अपनी मैकमिलन की इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बुक ली होगी, उसको पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि मैकमिलन में हर यूनिट के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम उन क्वेश्चंस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। मेरी आपकी चर्चा उन क्वेश्चंस पर होगी, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, ये जो क्वेश्चंस है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में थोड़े से मुश्किल हैं। अभी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मॉडरेट टू टफ लेवल बन रहे हैं। कुछ मध्यम उसके क्वेश्चंस होंगे, उनकी कठिनता होगी, और कुछ बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो तुलनात्मक रूप से काफी आसान क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं या अगर आप रेफरेंस के लिए पढ़ना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन उस केस में आपके लिए इजी, आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। और आसान से क्वेश्चन है, इससे बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, मेरी सलाह आपके लिए होगी कि इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर देख लें। एक तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं ना, चार चार पांच पांच क्वेश्चन हर यूनिट के पीछे दिए गए। हार्डली, बहुत अगर ज्यादा है तो 8 से 10 क्वेश्चन दिए गए, बाकी लगभग यूनिट में 5-6 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं दिए गए हैं। तो एक तो जल्दी ये कवर हो जाता है, और फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको उस यूनिट में लिखा गया है, उसको आप एक बार में रिवाइज कर लेंगे। मेरी भी ये कोशिश होगी कि जब मैं आज के एमसीक्यू, इस मैकमिलन बुक की एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करूं, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करता चलूं। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपके साथ एक समरी का भी एक वीडियो बनाया जाए, समरी के लिए भी मैं आपसे मुलाकात करूं, जिसमें हर यूनिट की एमसीक्यू नहीं बल्कि समरी को हम लोग समझेंगे, क्या यूनिट में कहा गया है, क्या हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज की जो चर्चा है वो हम लोग इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मैकमिलन के हर यूनिट के पीछे होने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आज डिस्कशन में आने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की मुलाकात। क्लियर है? तो मॉड्यूल बी पर हम लोगों की बातचीत हो रही है। मॉड्यूल ए ऑलरेडी कवर हो चुका है। कुल 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी अभी बहुत जल्द ही आपको वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। आज हम लोगों की जो बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल बी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बातचीत। चलिए, मॉड्यूल बी पर हम लोग बातचीत करेंगे, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मैकमिलन के एमसीक्यूज हैं। पहले एक बार थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि मॉड्यूल बी में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। पहला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इंपॉर्टेंट मतलब कि सिर्फ बहुत बेसिक सा टॉपिक है। आप में से अगर किसी ने भी कभी भी इकोनॉमी अपनी प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो ये विषय आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल विषय होने वाला नहीं, बहुत आसान सा विषय है। फंडामेंटल्स हैं सिर्फ इकोनॉमी के फंडामेंटल्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं की गई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है। तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्लियर है? एक से ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा आपके लिए। अगर ये पूरा मॉड्यूल भी देखेंगे तो ये लगभग इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो कोर इकोनॉमी के टॉपिक हैं। दूसरी बात, अगर आप इस अक्टूबर का एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मेरी ये सलाह है कि अभी चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, पहला पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ही है, तो इतने कम समय में सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को कवर करिएगा। अगर मेरी तरफ से आप सलाह माने तो पहले मॉड्यूल डी से आप शुरुआत करिएगा। लेकिन जिनका टारगेट अभी इस बार का अक्टूबर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर मई जून में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैं कहूंगा फिर वो सीक्वेंस को फॉलो करें, है ना। फिर वो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, क्योंकि जो लिखा गया है वो जैसे आप देखेंगे, मॉड्यूल ए आपके लिए काफी आसान है, फिर थोड़ा सा मॉड्यूल बी में कुछ टफ टॉपिक रखेंगे, और जो बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक है वो मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी में आ जाते हैं। जैसे मॉड्यूल बी में अगर आप देखेंगे तो इसमें ज्यादातर जो टॉपिक है वो कोर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कोर इकोनॉमी का टॉपिक है। ये बीकॉम में या जो एमए वगैरह इकोनॉमिक्स में करते हैं उनके से लिया गया है। तो ये बहुत कोर इकोनॉमी टॉपिक है। तो सप्लाई एंड डिमांड पर बातचीत होगी। ये भी कोर इकोनॉमी टॉपिक, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, कैसे ये फ्लक्चुएट होते हैं, ये सारी चर्चा सप्लाई डिमांड में। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई में इन्फ्लेशन मेनली आप जब अपनी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो किस पर हुई है, इन्फ्लेशन पर हुई है। इन्फ्लेशन क्या है, कैसे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, कितने प्रकार का इन्फ्लेशन होता है, कैसे ये मार्केट को इफेक्ट करेगा, ये सारी चर्चा इस विषय पे दी गई। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के लिए कुछ बातें आप ध्यान से समझिएगा। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कोर इकोनॉमी का टॉपिक है, और बहुत थोड़ा, अगर आप इन सारे टॉपिक में इसकी तुलना करेंगे तो ये सबसे टफ टॉपिक है इस पूरे मॉड्यूल में। क्लियर है? 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी बनते हैं, निश्चित तौर पर बनते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। इसमें आप थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में 2-3 थ्योरीज आप पढ़ने वाले, जैसे जो है हिक्स हैंसन की थ्योरी आप पढ़ेंगे, जिसमें आईएस और एलएम मॉडल को एक साथ मिलाया गया है। उसके बाद आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आप जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ते हैं, जॉन मेनियार्ड कीन्स की। तो ये थ्योरीज थोड़ी समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपका इकोनॉमी का कोई बैकग्राउंड है तो आपके लिए खासा कठिन होने वाला विषय। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, दोनों बातें हो सकती हैं।
इसलिए मेरी आपके लिए सलाह है कि इस टॉपिक को आप सबसे अंत में पढ़िएगा। जब आप सारी चीजें कवर कर लेंगे और आपके पास थोड़ा बहुत समय बचेगा तभी आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। क्लियर? थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इस पे भी कुछ एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। बिजनेस साइकिल बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा। बिजनेस साइकिल को आप इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं या इसको ट्रेड साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। तो बिजनेस साइकिल बहुत 1-2 पेज का टॉपिक और 1 नंबर का क्वेश्चन इससे हर हाल में बनना है, ये बिल्कुल तय है। किसी भी इकोनॉमी के जीवन काल में या किसी भी बिजनेस के जीवन काल में जो फेजेस आते हैं उनके विषय में बताया गया है और किस फेज के क्या लक्षण है, क्या एट्रीब्यूट्स है ना। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इकोनॉमी कैसा बिहेव करेगी, पीक पर है तो इकोनॉमी कैसा बिहेव करेगी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कैसा बिहेव करेगी, रिकवरी हो रहा है तो कैसा बिहेव करेगी, क्या क्या लक्षण उसके, ये सारे विषय में देखिए। बहुत छोटा सा, मुश्किल से 2 पेज का ये टॉपिक है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ये आप समझिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों पॉलिसीज इसमें दी गई हैं। क्लियर है? अगर आप यूनियन बजट के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यूनियन बजट भी बहुत छोटा सा दिया गया, जबकि यूनियन बजट है बहुत बड़ा टॉपिक, ये भी इकोनॉमी का कोर टॉपिक है। यूनियन बजट इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर 5-7 घंटे की आराम से बात हो सकती है। क्लियर है? लेकिन आपके सिलेबस में इसको बहुत थोड़ा सा दिया गया, एक सामान्य सा परिचय दिया गया है। आपकी मैकमिलन की बुक में, आपके सिलेबस में खाली ये बताया गया कि सरकार की जो इनकम होती है उसमें रेवेन्यू इनकम क्या है, कैपिटल इनकम या रेवेन्यू रिसीट आप उसको बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और वर्तमान जो अभी बजट आया है उसका कुछ डेटा दिया गया है। तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीडीपी कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम और जीडीपी कॉन्सेप्ट पर विशेष बात की गई है। यहां पर एसएनए आप यहीं पर पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल ए की तुलना में अगर मैं मॉड्यूल ए और बी को अगर कंपेयर करूं तो मॉड्यूल बी ए की तुलना में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस अक्टूबर का पेपर टारगेट करें तो फिर आपको मॉड्यूल डी से शुरू करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी के पीछे जो एमसीक्यूज हैं उनकी भी चर्चा आपसे मैं कर लूंगा। चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे। क्या है अब ये देखिए, आपका जो मॉड्यूल बी का जो पहली यूनिट है, ये आपकी बुक में आपके सिलेबस में 12वीं यूनिट है, क्योंकि 1 से लेकर 11 यूनिट तक आपका मॉड्यूल ए ही चलता है। 12वीं यूनिट आपकी मॉड्यूल बी से शुरू हो जाती है। अब मॉड्यूल बी 12वीं यूनिट से शुरू होता है। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन दिया गया, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस दिया गया है। क्लियर है? फंडामेंटल क्वेश्चंस इसमें है, क्या है मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कमांड इकोनॉमी क्या होती है, या सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसको कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इन पर सामान्य सी चर्चा हुई है। इससे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इत्मीनान से इस पे चर्चा करते चलते हैं। क्लियर है? बहुत आसान सा है, कुछ ऐसा मुश्किल मामला नहीं है। ये बहुत आसान सा है, कुछ ऐसा मुश्किल मामला नहीं। एक एक करके क्वेश्चन पढ़िए और बहुत आसान सी बात हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमी एज, है ना। एडम स्मिथ ने डिफाइन इकोनॉमी को कैसे डिफाइन, एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार इस पुस्तक का नाम पूछा जाता है। एडम स्मिथ ने कैसे डिफाइन किया स्टडी ऑफ वेलफेयर, यानी इकोनॉमिक्स को ये क्या मानते हैं, स्टडी ऑफ वेलफेयर, स्टडी ऑफ वेल्थ, या क्या है स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, या नन ऑफ दिस। आंसर करते चलिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा आंसर भी करते रहिए भैया, ताकि हम लोगों की बात जो हो रही है वो ठीक से हो सके। चलिए चलो देखते हैं कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमी को क्या कहा है, स्टडी ऑफ वेल्थ। इन्होंने इकोनॉमी को धन का विज्ञान कहा है। क्लियर है? इकोनॉमी और स्टडी ऑफ वेल्थ कहा गया है। ठीक है? मॉडर्न इकोनॉमी के जनक भी कहे जाते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देखते हैं तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी कहा जाता है। और इनका जो सिद्धांत है वो धन को विशेष महत्व देता है व्यक्ति की तुलना में। चलिए दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट या प्राइस इंडिसेस। प्राइस इंडिसेस का मतलब है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। प्राइस इंडिसेस का मतलब क्या होता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। भैया कुछ तो आंसर आप लोग भी करते चलिए, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होगा इसका सही आंसर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई किसके साथ करता है। प्राइस इंडेक्सेस दो होते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं, जब हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, क्लियर है, जब हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, यानी इकोनॉमी को जब हम बृहद रूप में देखें, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी डिफरेंस ये है कि माइक्रो इकोनॉमी में, माइक्रो की बात हो रही MICRO, माइक्रो इकोनॉमी में हम इकोनॉमी की इंडिविजुअलिटी को या देखते हैं, या जब हम माइक्रो लेवल पर जाके स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, तो किसका विषय बन जाता है, माइक्रो का। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था को एज अ होल लेते हैं, अर्थव्यवस्था को एक रूप में देखते हैं, तो ये कहलाता है आपका मैक्रो इकोनॉमी। जैसे अगर बजट की मैं बात करूं, या मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, या मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूं, तो जो राजस्व नीतियां हैं वो पूरे देश के लिए एक साथ बनाई जाती हैं। बजट पूरे देश के लिए एक
साथ बनेगा। तो बजट का एक बृहद स्वरूप होता है। तो अगर हम बजट का अध्ययन करने वाले हैं तो किसका हिस्सा होगा, ये मैक्रो इकोनॉमी का होगा। क्लियर इतनी बात। लेकिन अगर मैं डिमांड को स्टडी करना चाहता हूं, अगर मैं प्रोडक्शन को स्टडी करना चाहता हूं, तो किसका हिस्सा बनेगा, ये माइक्रो का। अब इन्फ्लेशन किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। और इन्फ्लेशन को मेजर करने का क्या तरीका होता है, WPI और CPI होगा। तो यहां पर भैया माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ भी, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी, और प्राइस इंडिसेस। यानी आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे देखते हैं। हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी का फादर किसको कहा जाता है, अभी आपको बताया गया। मॉडर्न इकोनॉमी का फादर किसको कहा गया है, अभी आपको बताया गया है। क्लियर है, अभी अभी आपको ये चर्चा बताएगी किसे कहा जाएगा। एडम स्मिथ लिखा हुआ है कहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका बिहेवियर देखा जाता है, किससे संबंधित है ये। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है, या मैक्रो का GDP पूरे देश के लिए एक साथ निकाला जाएगा, तो किसका हो गया, ये तो मैक्रो का हो गया। इंडिविजुअल एंटिटीज, इकोनॉमी एज अ होल, या नन ऑफ द अबव। तो इकोनॉमी एज अ होल होगा। अगर हम इकोनॉमी एज अ होल ले लेंगे तो इकोनॉमी एज अ होल किस में आ जाता है, ये विषय किसका बन जाता है, माइक्रो का बन जाएगा। ये विषय किसका बन जाता है भैया, माइक्रो का बन जाएगा। चलिए, तो आंसर क्या है, अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम माइक्रो लेवल पर जाके स्टडी करेंगे तो क्या कहलाता है, माइक्रो। यानी जो इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं, यानी जो इंडिविजुअल इंटाइटीज है, वो किस में आ जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, बी। अगर अगला क्या है, इन रिफर्स टू, है ना, किसको रिफर करता है, डिमांड को, या रिसोर्सेस को, या यूटिलिटी को, या वांट्स को। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपके लिए, वांट्स। तो 1 से लेके 5 क्वेश्चन, मुझे लगता है मॉड्यूल बी में पहले यूनिट पर इतने ही क्वेश्चन से आपके साथ चले। नेक्स्ट, अच्छा अभी और भी क्वेश्चन है। अब मार्केट इकोनॉमी इज, ध्यान से समझिएगा, मार्केट इकोनॉमी क्या है, इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस अबाउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं वही ये डिसीजन लेते हैं कि क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे कंजप्शन होगा। क्लियर है, यानी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो जनता है, उनका मार्केट पर अधिकार होता है। इन विच द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकार सारे डिसीजन लेती है किसका प्रोडक्शन होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब आपको क्या समझना है, मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है। क्लियर है, तो मार्केट इकोनॉमी के लिए क्या सही होगा, आंसर कह रहा है सी ऑप्शन है, बोथ ए और बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। थोड़ा बहुत आंसर करते चलो भैया, आप लोग भी आंसर करते चलिए, कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमीज के नाम आप लोग समझते होंगे, जैसे इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्टिक या सोशलिस्ट इकोनॉमी आप इसको बोलते हैं। एक इकोनॉमी क्या है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट या इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरा है मिक्स्ड, जिनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी। क्लियर है, कमांड इकोनॉमी। जबकि हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ही क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी, या इसी को क्या बोला जाता है, लेजर-फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो किसके बारे में हो रही है, मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सरकार का इंटरवेंशन कम से कम होता है। लेजर-फेयर इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सारे एक नाम है, सारे एक ही इकोनॉमी के लक्षण नाम है। तो ये वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इंटरवेंशन कम से कम होता है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जो मार्केट फोर्सेस है, वो काम कर रही होती है इकोनॉमी पर, वो कहलाता है मार्केट इकोनॉमी। इसलिए आपका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंडिया में कैसी इकोनॉमी है, तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ही हम क्या बोलते हैं, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है, मार्केट इकोनॉमी। इसी का नाम है मार्केट इकोनॉमी, इसी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को ही कमांड इकोनॉमी कहा जाता है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है लेजर-फेयर इकोनॉमी। क्लियर है, तो इसके लिए 7th के लिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी। लेजर-फेयर इकोनॉमी क्या है, द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब ये सारे आंसर आपके लिए आसान हो गया। द एक्सट्रीम केस ऑफ कमांड इकोनॉमी, द एक्सट्रीम केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, नन ऑफ दिस। तो लेजर-फेयर इकोनॉमी क्या है भैया, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा ए। मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज, मार्केट इकोनॉमी को और क्या कहते हैं भैया, मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाएगा, मिक्स कहा जाएगा, कमांड कहा जाएगा, सोशलिस्टिक। तो भैया सोशलिस्टिक इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है कमांड। कमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार का इसमें क्या होता है, इंटरवेंशन मैक्सिमम होता है, सरकार का कंट्रोल इकोनॉमी पर होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रही होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। जहां पर प्राइवेट इंटाइटीज का हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। क्लियर है, तो मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज, मार्केट इकोनॉमी को क्या कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी, या इसको आप लेजर-फेयर इकोनॉमी भी बोलेंगे, ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इनमें से कौन सा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, भाई देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण है, अब आप समझिए। अगर किसी इकोनॉमी को पूंजीपति कंट्रोल करेंगे, उद्योगपति कंट्रोल करेंगे, या बाजार की शक्तियां अगर इसको कंट्रोल करें, मतलब डिमांड से अगर कंट्रोल हो रहा है, मार्केट की सप्लाई से कंट्रोल हो रहा है,
तो ऐसे केस में क्या होगा भैया, ऐसे केस में डिमांड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसे केस में मांग को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। या अगर इसको हम पूंजीपति के दृष्टिकोण से समझे, तो अगर उद्योगपति पूंजीपति कैपिटलिस्टिक अगर इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में उनका प्राइमरी मोटिव सोशल वेलफेयर तो होगा नहीं, उनका प्राइमरी मोटिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऐसे केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा ज्यादा, जब बाजार में ज्यादा से ज्यादा मांग होगी। जब बाजार में ज्यादा मांग होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो ज्यादा उत्पादन किया जाएगा, और जब ज्यादा उत्पादन होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को पहचानने का क्या तरीका, कि ऐसी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ खूब होती है, ऐसी इकोनॉमी में रोजगार की दर ज्यादा होती है, ऐसी इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऐसी इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। तो ऐसी इकोनॉमी आप बताएं इंडस्ट्री के रूप में कौन सा देश डेवलप है। तो जहां पर जैसे यहां पर कम्युनिज्म की इकोनॉमी, इंडिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके लिए, क्या है वो, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कैसी इकोनॉमी है, इंग्लैंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। क्या पूछा गया, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। क्लियर है, फटाफट आंसर करते चलें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक, देखिए ये इसके लिए लगाया गया था, नहीं तो आप इसको समझो यहां भी लगाया गया है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बताते चले भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए मॉड्यूल बी में। सप्लाई एंड डिमांड क्या आपसे कह रहा है, देखो भैया क्या क्या चीज है इसमें। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। डिमांड कर्व किससे कैसे फ्लक्चुएट होता है, कौन कौन से फोर्सेस उस पर काम करते हैं। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में डिफरेंस आपको पता होगा। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, वो अलग अलग प्राइसेस पर जो वस्तुएं डिमांड की जा रही है, जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, उनका टेबुलर फॉर्म में होता है ना, उनको एक टेबल में हम दर्ज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। जबकि डिमांड कर्व इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है साहब। और डिमांड के साथ साथ सप्लाई पर भी बात करते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व कौन कौन से फोर्सेस फ्लक्चुएट करती हैं, क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, डिमांड और का प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है, ये सारी चर्चा आपके इस चैप्टर में आपको मिलने वाली है। ये आपका कोर इकोनॉमी का चैप्टर है, ये भी मैं आपसे कब तब कहूंगा पढ़ने के लिए, जब आपका जो इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल डी मॉड्यूल सी के जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स अगर वो कवर हो गए हैं, तो ही आप इन पर आइएगा, क्लियर है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको इकोनॉमी की जानकारी होना जरूरी है, क्लियर है। ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, ये कोर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ये कोर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। इस पर देखते हैं क्या क्या चर्चा है आपके लिए। क्वेश्चन है डिमांड शेड्यूल इज, है ना, क्या है, डिमांड शेड्यूल इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी बॉट। रिलेशनशिप है जो डिमांड की जा रही वस्तुओं की और जो क्वांटिटी खरीदी जा रही है ना, जो क्वांटिटी खरीदी जा रही है अंततः और जितनी वस्तु की डिमांड हो रही है उसका रिलेशनशिप बताता है। या रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट, या बताता है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी खरीदी गई उसमें रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, या इनकम और डिमांड में रिलेशनशिप बताता है, क्लियर है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मार्केट डिमांड कर्व ऑबेज, है ना, जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो किसको ऑबे करता है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होता है, या लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड होगा, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होता है, या नन ऑफ दीज होगा। कुछ आंसर करते चलो भाई आप लोग की तरफ से कोई आंसर तो आना चाहिए। बताते चलिए भाई। डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी बॉट, या रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट, या रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। चलो देखते हैं भैया। देखिए मैंने अभी आपसे बताया कि डिमांड शेड्यूल्ड डिमांड कर्व में क्या अंतर होता है। डिमांड शेड्यूल ये बताता है कि किसी प्राइस पर कितनी वस्तुओं की डिमांड की जा रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है। यानी जो डिमांड शेड्यूल है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और अगर डिमांड में सारे एलिमेंट कांस्टेंट रहते हैं तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट क्या बता रहा है, प्राइस
के साथ रिलेशनशिप बताता है कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, कितनी वस्तुओं की मांग की जाएगी। जबकि ऊपर क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी बॉट, नहीं, जितने की आप डिमांड करो और कितना आप क्वांटिटी खरीदो उसके बीच में रिलेशन नहीं, बल्कि किसके बीच में है, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी बॉट के बीच में है। इसलिए पहला जो ऑप्शन होगा उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूसरा देखते हैं, मार्केट डिमांड कर्व ऑलवेज। अब मार्केट डिमांड क्या कहता है भैया, आपसे अभी बताया कि डिमांड का मतलब क्या है, कि जब साहब बाकी सारे एलिमेंट्स अगर कांस्टेंट होंगे तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होता है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो क्या कह रहा है, मार्केट डिमांड ऑलवेज क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, स्लोपिंग क्या है, स्लोपिंग डिमांड, या लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, या नन ऑफ दिस। तो अब यहां पर इसको समझते हैं, जैसे इस डायग्राम को ठीक से समझिएगा। क्लियर है, यहां पर देखते हैं क्या है, जब हम वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं तो हम यहां पर क्या रखते हैं, प्राइस, इस कर्व को समझना, और ये डिमांड कर्व की बात हो रही है, और यहां पर क्या रखेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड है ना, आप इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, डिमांड कर्व ये कहता है भैया, या लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, अगर बाकी एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर प्राइस पी है तो क्वांटिटी क्या है, क्यू है। अगर प्राइस बढ़ के पी से पी1 हो गई तो क्वांटिटी कम होकर क्या हो जाएगी, क्यू से Q1 हो जाएगी। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम यानी ये जो कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। कैसा कर्व बन रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, दूसरे का ए आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व के पीछे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, कौन इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन है ना, कि फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होगी, इस पे एक्सपेक्टेशंस, या एवरेज इनकम, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है, या बोथ ए एंड बी। क्लियर है, या बोथ ए एंड बी, बताएं। तीसरे का ऑप्शन, तीसरे का आंसर करें भाई। चलिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या है, रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू, बहुत आसान सा है, अभी पीछे बताया। एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस, क्या डिमांड कर्व के पीछे, डिमांड कर्व का मतलब क्या है भैया, कि डिमांड कर्व कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बात इस पर हो रही है। अब पूरा कॉन्सेप्ट तो अभी डिमांड का नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर डिमांड कर्व फ्लक्चुएट हो रहा है, या अगर डिमांड कर्व पे फोर्सेस कोई काम करे तो क्या काम करेगा, बिल्कुल जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड को फ्लक्चुएट कर देते हैं। अगर हमको लग रहा है कि कल को इसकी जो है मार्केट में कमी हो सकती है, तो आज उसकी डिमांड क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। एवरेज इनकम, बिल्कुल इनकम के साथ डिमांड का सीधा रिलेशनशिप होता है। हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का रिलेट क्वांटिटी डिमांडेड किससे रिलेट करता है, अभी पीछे बताया गया कि डिमांड कर्व या लॉ ऑफ डिमांड किससे संबंध बताता है, प्राइस के साथ। क्या संबंध बताता है कि प्राइस और डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, बाकी एलिमेंट अगर डिमांड के कांस्टेंट होंगे तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम, प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है इस केस में। तो किसके साथ बता रहा है, ये प्राइस के साथ, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ए, सॉरी ए का जो है ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताते चले भैया, कुछ लोग तो आप लोग रिप्लाई करते चलो। तो आगे क्या कह रहा है, शिफ्ट इन सप्लाई मींस है ना, व्हेन चेंजेस इन फैक्टर अदर देन गुड्स ओन प्राइसेस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। क्या कह रहा है, अगर when changes in factors, क्वेश्चन को समझिएगा, when changes in factors other than goods own price, अगर गुड्स की अपनी प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजें चेंज होती हैं, when changes in factors other than goods own price, वस्तु की जो प्राइस है उसके अलावा अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी चीजों में चेंज आ रहा है, तो अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाई, तो वो क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूं, द चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस अफेक्टेड द क्वांटिटी सप्लाईज। क्लियर है, अगर वस्तु की अपनी प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी सप्लाई में चेंज आता है। क्लियर है, दोनों है, both A and B या none of these। अगला है द इक्विलिब्रियम प्राइस इज आल्सो नोन एज मार्केट प्राइस या ऑप्टिमम प्राइस या रियल प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस। चलिए इस रूल को याद कर लीजिएगा, अभी इस पे बहुत गहरा तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इस रूल को याद कर लीजिएगा भैया। इस पे पहले तो बता दें आंसर क्या सही होगा, इसमें ए आंसर सही होगा। देखो बाबू, जो सप्लाई कर्व होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो सप्लाई इफेक्टेड होगी, क्वांटिटी सप्लाइड इफेक्टिव होगी, वो तब इफेक्टेड होती है जब उसकी प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजों में चेंज हो। यानी उस वस्तु की प्राइस में कोई चेंज ना हुआ हो, बाकी चीजों में अगर परिवर्तन आ रहा है तो सप्लाई कर्व उस पर क्या होगा, जो सप्लाई है आपकी वो इफेक्टेड हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बनेगा। दूसरा
क्या है, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो नोन एज, है ना। तो प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, यहाँ पर मार्केट प्राइस है या ऑप्टिमम प्राइस है या रियल प्राइस है, ये मैं निशान लगा दे रहा हूं तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आपको लग रहे होंगे, इसमें सही होगा, ये ऑप्टिमम प्राइस होता है या मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड, है ना। प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, अभी हम लोग आगे चल के मार्केट इक्विलिब्रियम देखेंगे, प्राइस इक्विलिब्रियम देखेंगे ना। तो प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, वस्तु की ऐसी मतलब प्राइस की वो सिचुएशन जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक। तो उसको हम कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व के पीछे कौन से फोर्सेस काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सारे हैं। क्लियर है, सप्लाई कर्व के पीछे क्या काम करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड टू, जो सप्लाई कर्व है वो किसकी क्वांटिटी से रिलेट करती है, सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड टू। क्लियर है, सप्लाई या इनकम या प्राइस या डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस, है ना, एट विच द डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी। तो जितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है और जितनी डिमांड हो रही है अगर वो बराबर है तो वो क्या कह रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है ना। तो इसमें तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड, किससे होगा, प्राइस से। नेक्स्ट क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको क्या बताया भैया, कि जहां पर सप्लाई और डिमांड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जहां पर सप्लाई और डिमांड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, जहां पर सप्लाई और डिमांड आपके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो इक्वल है किसके, जितनी क्वांटिटी क्या हुई है, जितनी क्वांटिटी सप्लाइड है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या क्या मतलब, एक ऐसी प्राइस जहां पर क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो सप्लाई है वो क्या हो जा रही है, एक जैसे बराबर हो जा रही है, तो वो क्या कहलाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड के साथ किसकी बात करेगा, सप्लाई की, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है आपका, नाइन्थ ऑप्शन का बी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट उसके तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। क्लियर है, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्या है, एक तो इंट्रोडक्शन है, मनी सप्लाई क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या, ये आपको मिलेगा। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के विषय में बहुत ज्यादा बात इस टॉपिक, इस यूनिट में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक सारी बात बताएगी। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन का इकोनॉमी में इंपैक्ट क्या होता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। एक बात आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से, इस यूनिट से पूछे जाने की संभावना ऐसे क्वेश्चंस की भी है जो आपके इस यूनिट में आपकी बुक में ना लिखी हो, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक और लगातार करंट में बना रहता है। क्लियर है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज होते हैं, डिमांड पुल क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी बातें यहां पर देखिए। मेजरमेंट इन्फ्लेशन, वही सीपीआई डब्ल्यूपीआई को हम लोग देखेंगे इसमें। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इसमें क्या है, नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंसी विद द पब्लिक। ये क्वेश्चन बना है M1, M2, M3 और M4, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। मनी सप्लाई को देखते हैं हम लोग, क्या है, नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। क्लियर है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया M1। क्लियर है, क्या पूछा, नैरो मनी, करेंसी विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। क्लियर है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। देखिए नैरो मनी इसको कहा जाता है जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। M1, M2 और M3, M4 से ये क्वेश्चन बना हुआ है। M1 में क्या रखा जाता है, फटाफट देख लेते हैं। M1 में क्या रखा जाता है बाबू, M1 में वो डिपॉजिट रखे जाते हैं जो बैंकों के पास आपके डिमांड डिपॉजिट है, जो पैसा जनता के पास है, आपके पास जो पैसा है, और जो अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई, वो M1 है। M2 में रखा जाता है, M1 को ऐड कर लेंगे M2 में, और फिर रखा जाएगा डिमांड डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिसेज में है। M3 में फिर से M1 ऐड कर लेते हैं और वो पैसा रखा जाता है जो बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के रूप में है। M4 में क्या रखा जाता है, M3 को ऐड कर लेंगे M4 में, मतलब ये ऐसे बनता है M4 इज इक्वल टू M3
प्लस बाकी जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, M3 ऐसे बनेगा M1 प्लस जो टाइम डिपॉजिट किसके पास है, बैंकों के पास, या टर्म डिपॉजिट बोला जाता है। M2 में भी M1 ऐड होगा और इसमें क्या हो जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस के पास डिमांड डिपॉजिट है, जबकि M1 में क्या होता है, ये ऊपर वाला ऑप्शन। तो M1 और M2 किस में आते हैं, नैरो मनी में, और M3 और M4 किस में आते हैं, ब्रॉड मनी में। तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है भाई, मुझे लगता है वो आया नहीं क्या इसमें। चलिए अगला देखते हैं, टाइम डिपॉजिट क्या होता है भैया। टाइम डिपॉजिट किसको कहा जाता है, जो डिमांड पर पे होता है या नॉट पेड ऑन डिमांड, रिलेटिवली लेस लिक्विड देन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट, है ना। क्या होता है भैया, डिमांड डिपॉजिट। बहुत आसान सा क्वेश्चन आंसर है ये। क्या डिमांड क्या किसको, हाँ टाइम डिपॉजिट पूछा, डिमांड डिपॉजिट नहीं। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, दो तरीके के बैंकों के पास डिपॉजिट होते हैं, टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जिसको एक निश्चित समय सीमा के बाद आपको पे करना होता है, जैसे एफडी हो गया है ना, या आरडी हो गया। टाइम डिपॉजिट इसको कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जिसमें बैंक को ग्राहकों की डिमांड करने पर वापस करना पड़ता है, जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं। एफडी एफडी जैसे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो डिमांड टाइम डिपॉजिट, या इसको आप टर्म डिपॉजिट भी बोलते हो। तो ये तो बहुत आसान सा आंसर है, बताएं भैया। अगला है डिमांड डिपॉजिट। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लगे। देखो भैया, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि पेड ऑन डिमांड, टाइम डिपॉजिट डिमांड पर पे नहीं होते हैं। नॉट पेड ऑन डिमांड, तो दूसरा तो बिल्कुल सही हो गया। रिलेटिवली लेस लिक्विड, अब अगर हम लिक्विडिटी देखेंगे तो डिमांड डिपॉजिट में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, टाइम डिपॉजिट में कम लिक्विडिटी होती है, यानी ये बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा यहां पर, डी। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो ग्राहक की डिमांड पर मिले, यानी पेड ऑन डिमांड, ये बिल्कुल सही है। नॉट पेड ऑन डिमांड, ये तो टर्म डिपॉजिट का लक्षण हो गया, तो ये गलत हो गया। रिलेटिवली लेस लिक्विड देन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट, नहीं भैया, इसमें लिक्विडिटी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, इसलिए चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है। चलिए क्लियर है इतनी बात। और देखते हैं इन्फ्लेशन पे अगला क्वेश्चन बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब वस्तुओं की सामान्य कीमतें बढ़ती हैं और उसकी वजह से मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या है इन्फ्लेशन, क्या क्या बता रहा है, अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, बिल्कुल सही है। क्या है, लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर, मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है। आगे क्या, प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी कैलकुलेशन, फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। भैया कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, आपकी मैकमिलन में इसका आंसर गलत दिया है। आपकी मैकमिलन में इसका आंसर उन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स दे दिया है, लेकिन अब भारत में इन्फ्लेशन को मेजर होलसेल प्राइस इंडेक्स से नहीं करते हैं, बल्कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी मैकमिलन में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आगे क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइसेस। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई में क्या अंतर होता है, कंज्यूमर प्राइस रिटेल लेवल पर वस्तुओं को मेजर करता है, जबकि डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स हमेशा होलसेल लेवल पर प्राइस को मेजर करता है। प्राइस पे होने वाले चेंजेस को होलसेल लेवल पर अगर मेजर किया जा रहा है तो वो डब्ल्यूपीआई, और अगर रिटेल लेवल पर मेजर किया जा रहा है तो कहलाता है सीपीआई। सीपीआई का बेस ईयर 2012 है, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2011 और 12 है। क्लियर है। सौमित्र चौधरी की रिकमेंडेशन पर डब्ल्यूपीआई के फाइनेंशियल ईयर, इसमें डब्ल्यूपीआई के ईयर में चेंज किया गया था, बेस ईयर में चेंज किया गया। अब 2011 और 12 बेस ईयर हो चुका है, सातवीं बार डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर में चेंज हो रहा है। सीपीआई अब कंबाइंड निकलता है रूरल और अर्बन का। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्फ्लेशन का डेटा होता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपब्लिश करता है, ये आप रखिए, जिसको हम एनएसओ बोलते हैं। तो यहां पर क्या है भैया, कंज्यूमर प्राइस रिटेल लेवल पर देखता है। कंज्यूमर प्राइस किस पर देखता है, रिटेल लेवल पर देखता है। जबकि अगर ये सवाल होता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जगह होलसेल प्राइस इंडेक्स होता तो आंसर क्या बन जाता आपका, होलसेल। इसका भैया आंसर याद रखना, आपकी मैकमिलन की बुक में इसका आंसर होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया है, जो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिकल थ्योरी आप पढ़ते हैं, किसकी है भैया क्लासिकल थ्योरी, इसमें कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, मार्शल हैं, फिशर हैं, ये सारे शामिल हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जॉन मेनियार्ड किन्स, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी भी कहा जाता है, जॉन मेनियार्ड ऑफ किन्स, है ना। इसी में आप देखते हैं, जब अभी आगे चल के हम इस पे एलएम कर्व और आईएस कर्व देखेंगे तो यहां पर समझ में आ जाएगा। मनी डिमांड कर्व क्या है, देखिए ये बहुत आपके लिए मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है, इसको आप सबसे अंत में पढ़िएगा, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी किसकी दी हुई है, मार्शल फिशर, इसमें कई लोग शामिल हैं। जबकि जॉन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है भैया, ये है किनियंस थ्योरी कहलाती है, जॉन मेनियार्ड किन्स इसके जनकदाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें और बातें की गई हैं। कुल मिला के देखिए इस चैप्टर का मोटिव ये है आपको समझाना, इसमें दो बातें आपको देखने को मिलेगी।
कि कैसे मार्केट में ब्याज दरों को तय किया जाता है। दूसरा, हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी मार्केट के हिसाब से भी पढ़ते हैं। और फिजिकल पॉलिसी, जब हम जो एक्सप्रेशनरी फिजिकल पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनल फिजिकल पॉलिसी देखते हैं तो उस लिहाज से भी ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पर देखो हिक्स हैंसन का है आईएस और एलएम कर्व। क्या क्या क्वेश्चन है इसमें भैया? पिक ऑड क्या है? मैन आउट। क्लियर है? हाँ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और मनी। बताएं भैया, इसमें से आपको ऑड वन चूज करना है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या मनी। जो ऑड है वो आपको निकालना है इसमें से। क्वेश्चन को छूट गया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट का बॉन्ड प्राइस के साथ कई बार संबंध पूछा जाता है, कैसा रिलेशनशिप होता है। बताते चले भाई। अरे इसमें से ऑड वन नहीं चुन पा रहे हो भैया। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये क्या है? जब आप लोग पढ़ते होंगे इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भी देखोगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड की इनकम आपको क्या मिलती है? लैंड में हमेशा क्या आपको मिलता है? वेजेस मिलता है। लैंड, लेबर, लेबर को सॉरी लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। लैंड है, लैंड को क्या मिलता है? रेंट मनी इनकम होती है। लेबर है, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस है। कैपिटल है, कैपिटल की मनी इनकम क्या होती है? रेंट होता है। और चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योर। और चौथा क्या है भैया? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो यहां पर ये तीनों क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है, जबकि मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं है। तो ऑड क्या है आपका? डी है। अकॉर्डिंग टू जॉन मेनियार्ड कीन्स, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस, हमेशा याद रखिएगा, अगर बॉन्ड में अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, अगर बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो ध्यान से समझिएगा, तो बॉन्ड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी, जो बॉन्ड की प्राइस है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। यानी कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड की प्राइस में और आपके इंटरेस्ट रेट में। जब आप लोग आगे चल के अपने अगले उसमें मॉड्यूल में देखते हैं तो आपको वहां पर मिलता है फिक्स्ड इनकम मार्केट। फिक्स्ड इनकम मार्केट में ये सवाल फिर से आपको एक बार देखने को मिलेगा। फिक्स्ड इनकम मार्केट उन सिक्योरिटीज का मार्केट होता है जिन पर आपकी इनकम फिक्स्ड होती है, जैसे बॉन्ड वगैरह आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का ए सही है। कीन्स एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट इन टर्म्स ऑफ प्योरली, जो जॉन मेनियार्ड कीन्स है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को किस टर्म में जो है डिफाइन किया है? रियल फोर्सेस के रूप में, या इकोनॉमिक फोर्सेस के रूप में, या मॉनेटरी फोर्सेस के रूप में, या सोशल फोर्सेस के रूप में? क्लासिकल थ्योरी के बिल्कुल विपरीत ये मामला है। किस टर्म में किया है? कीन्स एक्सप्लेन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, एक क्वेश्चन बनता है इसके लिए। आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, मॉनेटरी फोर्सेस बन जाएगा। देखिए, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। कोई भी व्यक्ति, चलिए इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लिक्विडिटी को क्यों होल्ड करने की कोशिश करता है, यानी मुद्रा को क्यों होल्ड करने की कोशिश करता है, उसके तीन कारण जॉन मेनियार्ड कीन साहब ने बताए, यानी इसको कीन से थ्योरी बोलते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब जो उसकी वर्तमान की नीड है उसके ट्रांजैक्शंस के लिए क्या करना होगा? उसको मुद्रा अपने पास रखनी होगी, तभी तो हम वस्तुओं को खरीद पाएंगे। तो आज जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हम मनी को होल्ड करते हैं। दूसरा क्या है? फ्यूचर के लिए। तीसरा है स्पेकुलेशन। फ्यूचर के लिए क्या है? अगर हमें भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हमें मुद्दा को जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा। स्पेकुलेशन अगर फ्यूचर का है तो ये तीन कारण बताए हैं जॉन मेनियार्ड कीन्स ने जिसकी वजह से हम मुद्रा को होल्ड करके रखते हैं। तो जॉन मेनियार्ड कीन्स की जो थ्योरी है, जिसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं साहब, उसमें जो इंटरेस्ट है उसको किस फोर्सेस से हम लोगों ने प्रभावित बताया है? तो वो हो जाएगा आपका मॉनेटरी फोर्सेस। चलिए आगे क्या कह रहा है? द इनिशियल एलएम स्टैंड फॉर, क्लियर है?
लिक्विडिटी मॉडल या लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम है। ऐसे आईएस कर्व को कहा जाता है। आईएस कर्व किससे लिया गया है? आईएस कर्व किससे लिया? आईएस का पूरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए आंसर करिए। एलएम कर्व इज डेराइव्ड फ्रॉम, एलएम कर्व कहां से लिया गया है? तो आपका ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है। बताएं। और इन दोनों को आईएसएलएम मॉडल कौन लेकर आया? हिक्स हैंसन। क्या नाम है उनका? हिक्स हैंसन। द इनिशियल एलएम स्टैंड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मॉनेटरी सप्लाई इक्विलिब्रियम। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए इसका? बी आंसर सही हो जाएगा। आईएस इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग। क्लियर है? आईएस का पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट सेविंग। ये किससे लिया गया है? क्लासिकल थ्योरी है या केनियंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है? बताते चलें, बताते चलिए भैया। चलो, आईएस थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी किसने दिया था? मार्शल ने। किसने दिया है साहब? मार्शल ने। क्लासिकल थ्योरी। आईएस कर्व क्या है? चलो यही बता देते हैं। आईएस कर्व यही, अब पूरा कॉन्सेप्ट यहां नहीं पढ़ाया जाता, बता दिया जा रहा है। चलिए यहां पर क्या रख लेते हैं हम लोग? रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं। क्या है यहां पर? रेट्स है। और यहां पर क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। क्लियर है? जब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जैसे मानते हैं यहां पर इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट यहां पर आई है और आपका इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी मान लें या सेविंग्स आप कुछ भी मान लें, तो जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आई से आई वन से आई टू, तब तक आपका क्या हो जाएगा? सेविंग्स कम होती चली जाएंगी। क्लियर है? यानी अगर इंटरेस्ट आपका कम था तो सेविंग यहां पर थी या इन्वेस्टमेंट यहां पर था। इंटरेस्ट अगर कम होता चला जाएगा तो सेविंग क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। यानी आपका जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो आईएस कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। जबकि जो एलएम कर्व होता है, जबकि जो एलएम कर्व होगा वो कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। वो कैसा बनेगा भैया? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये बताता है कि जब जब आपके पास मनी ज्यादा होगी तब तब आप इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। जबकि आईएस कर्व क्या बता रहा है भैया? कि यहां पर जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहां पर ध्यान से समझिए, अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, आप इसको राइट वर्ड स्लोपिंग भी बोल सकते हैं, तो इसको कहा जाता है एक्सपेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। और अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है या लेफ्टवर्ड स्लोपिंग हो रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। अब यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को अभी यहां पर कर रहे हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया है? तो क्लासिकल थ्योरी से लिया गया है आपका आईएस कर्व। किसका है? क्लासिकल थ्योरी का। और इन दोनों को मर्ज करके आईएस एलएम कर्व ये कौन लेके आया था? हिक्स हैंसन। चलिए नेक्स्ट बताइए, छठा क्वेश्चन। एलएम कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, एलएम कर्व कहां से आया? तो ऊपर दिया है लिक्विडिटी, किन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से। छठे का आंसर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बिजनेस साइकिल आ गया। बिजनेस साइकिल क्या है भैया? थोड़ा सा ही छोटा सा टॉपिक है, ये बताता है। इसको आप इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हो, आप इसको इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हो भैया, या आप इसको बिजनेस साइकिल भी बोलते हो, या आप इसको ट्रेड साइकिल के नाम से भी जानते हो। इकोनॉमिक साइकिल क्या है? किसी एक अर्थव्यवस्था में, किसी एक व्यापार में उसके जीवन काल में जितने फेजेस आते हैं। कितने फेजेस आते हैं भैया? ध्यान से समझिएगा। अगर कभी क्या होता है आपका व्यापार बढ़ रहा है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को ही आपकी किताब में बूम लिखा हुआ है। फिर कंडीशन किसकी होती है? पीक की। फिर कंडीशन किसकी होगी भैया? पीक की। फिर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और फिर नीचे जब आप आ जाते हो तो ये रिसेशन की स्थिति में आ जाता है और यहां पर क्या है? ट्रॉफ है ना, गर्त की स्थिति हो जाती है। और फिर यहां से ये रिकवर करता है। तो ये क्या है? एक आपको वेव लाइक डायग्राम आपको यहां पर दिखाई देगा। पहला लक्षण तो ये है। क्लियर है? अब 1 2 3 4 फेजेस में, मेनली 4 फेजेस में ये डिवाइड होता है। एक्सपेंशन में क्या होता है? आपकी अर्थव्यवस्था कैसे परफॉर्म कर रही होती है? आपके यहाँ इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन इसमें देखा जाता है, और जो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर रही होती हैं। जबकि पीक में आप देखोगे तो यहाँ इन्फ्लेशन रेट, हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा। आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो फुल फ्लेश काम कर रही होंगी,
प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा, क्लियर है। यहां से फिर इकोनॉमी क्या करती है, नीचे की ओर जाती है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन जब हम नीचे की ओर मूव करते हैं तो इसकी स्पीड तुलनात्मक रूप से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल, एक भाषा में कहें, एक इकोनॉमी के जीवन काल में, एक बिजनेस के जीवन काल में जो फेजेस आते हैं उनसे ये संबंधित है। क्लियर है, छोटा सा टॉपिक, आइए देख लेते हैं क्या क्या है मामला इसमें। क्वेश्चन क्या, बिजनेस साइकिल ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक साइकिल के नाम से जाना जाता है ना। पिक ऑड वन, बूम, स्लो डाउन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो भैया इसमें बूम की कंडीशन भी होती है, बूम को आप एक्सपेंशन बोल सकते हो, डिप्रेशन भी होता है, स्लो डाउन भी आता है, लेकिन सॉरी स्लो डाउन नहीं होगा, बूम है, डिप्रेशन है और रिकवरी है, स्लो डाउन नहीं होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑड वन निकालना था, जो इससे अलग है उसको अलग अलग कर देना था, स्लो डाउन हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मेन एंड मटेरियल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फेज। अनएम्प्लॉयमेंट किस में होगा भैया, बूम की कंडीशन में होगा, रिसेशन की कंडीशन में होगा, या डिप्रेशन की कंडीशन में होगा। अगला क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज नोन एज द क्राइसिस। कौन सी बिजनेस साइकिल में फेज होती है जो क्राइसिस के नाम से जानी जाती है, बताएं भैया। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, अब तो समझा दिया मैंने पूरा बिजनेस साइकिल आप लोगों को। क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा अगर पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किस में होगा, तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किस में होगा, बूम की कंडीशन में होगा। तो उसके विपरीत अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तो कौन सी कंडीशन यहां पर हो जाएगी, डिप्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। इनको यहां रिसेशन का ऑप्शन रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों में होता है। विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज रिकवर, क्या है, क्राइसिस। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें क्राइसिस होता है, क्राइसिस, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का हिंदी क्या है, रिसेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, बिजनेस साइकिल बहुत आसान सा ही है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन रिलीज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मार्केट में मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा साल में 6 बार रिलीज किया जाता है। जबकि फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट जो है भैया वो फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में आपका रेट सारे आते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसी चीजें आती है। क्लियर है। तो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या है, इसमें आप लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। कोविड में क्या क्या समस्या है तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की गई थी। फिजिकल पॉलिसी को आप बजट के साथ पढ़िएगा, आपके लिए मामला आसान हो जाएगा। क्लियर है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कब आया था, 2003 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार इसको लेके आई थी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम एक्ट, इसका उद्देश्य ये था कि देश के अंदर फिजिकल डेफिसिट को कम किया जाए, प्राइमरी डेफिसिट को कम किया जाए, जो पब्लिक डेट है उसको मैनेज किया जाए। इन तीन मेन इसके जो मोटिव थे उसके लिए इसको लाया गया था। एफआरबीएम एक्ट 2003 में इसको लाया गया था, ध्यान से समझिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में 2003 में एफआरबीएम एक्ट की शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं क्या है। बैंक रेट इज ऑल्सो रिफर्ड। बैंक रेट क्या होता है भैया, बैंक दर। बैंक दर सामान्य भाषा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बैंक दर का मतलब जिस पे लॉन्ग टर्म का लोन लिया जाता है, बैंक लेते हैं आरबीआई से। ये सामान्य भाषा में हो रही है भैया बात, लेकिन वास्तव में जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई सिक्योरिटीज को डिस्काउंट, रीडिस्काउंट कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, रीडिस्काउंट, यानी बैंक रेट एक प्रकार का डिस्काउंट रेट है। बैंक रेट क्या है, डिस्काउंट रेट है। तो बैंक रेट के लिए पहला ऑप्शन ए सही हो गया। सीआरआर का एक्सपेंशन क्या है, सीआरआर का पूरा नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कहां है ऑप्शन, क्रेडिट रेफरेंस क्रेडिट, हाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, हर बैंकों को, हर जो भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा केवल नगद के रूप में रखना होता है, सिर्फ कैश के रूप में रखना होता है। उसको सीआरआर बोला जाता है। सीआरआर पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। एसएलआर किसको कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सब आप लोगों को पता होगा क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर इस समय कितना चल रहा है, 4.5%। ये कितना चल रहा है, 18%। एसएलआर बैंक अपने पास मेंटेन रखने अपने एनडीटीएल का, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। क्लियर है। एसएलआर, एसएलआर को कहां पर डिफाइन किया गया है, सीआरआर कहां डिफाइन किया हुआ है, सीआरआर डिफाइन हुआ है आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में। क्लियर है। और इसे डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 में आप लोग वीडियो देखेंगे तो इसको याद कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि फिर यहां आंसर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, डिस्काउंट रेट इसका सही आंसर हो गया, सीआरआर का सही आंसर हो गया कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का सही आंसर हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है,
मनी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग, खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। एफआरबीएम एक्ट पीछे दिखा हुआ है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट होता है, या फिजिकल रूल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, या फिजिकल रूल एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट है, या फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। कब आया था ये? 2003 में। इसका उद्देश्य क्या था? जो पब्लिक डेट है उसको मैनेज करना, और भारत में फेज्ड मैनर में क्या करना? फिजिकल डेफिसिट को और प्राइमरी डेफिसिट को कम करना। एफआरबीएम एक्ट कब आया था? 2003 में। देख लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें आप नेशनल अकाउंट के विषय में जीडीपी के साथ साथ जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीजें आपको देखने के मिलेंगी। एसएनए क्या है? सिस्टमेटिक या सिस्टम नेशनल अकाउंट क्या होता है? 2008 के संबंध में वो से सारी चीजें आप देखते हैं। क्लियर है? जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसमें आपको प्रोडक्शन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, ये तीन मेथड आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पर ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड डिवाइडेड इनटू, जो व्यक्ति है भारत में उसका जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, यानी अपने कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, अपनी जरूरतों पर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसको किस में डिवाइड किया जा सकता है? किस पे खर्चा करता है? ड्यूरेबल गुड्स पर, या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर, या सर्विसेज पर, या ऑल ऑफ द अबव? तो तीनों पर खर्चा करेगा, ड्यूरेबल गुड्स पर भी, सर्विसेज पर भी, या नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तीनों पर खर्चा करेगा। यानी आंसर बन जाएगा आपका डी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पीछे अभी बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? लैंड की मनी इनकम क्या होती है? रेंट होता है। लेबर की मनी इनकम क्या होती है? वेजेस। कैपिटल की मनी इनकम क्या? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर की मनी इनकम क्या होता है? प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? चार, इसको रट लीजिएगा। क्लियर है? मार्केट प्राइस इज द प्राइस ऑफ विच अ गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट। वो कौन सी प्राइस होती है जिस पे बाजार के अंदर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को ऑफर किया जाता है? नॉमिनल प्राइस होती है, इकोनॉमिक प्राइस होती है, या मार्जिनल प्राइस होती है, या डेफिसिट प्राइस होती है? बताएं भैया। अरे कुछ तो आप लोग भी आंसर करो। क्या होगा? नॉमिनल प्राइस। अच्छा, क्या होती है नॉमिनल प्राइस? किसको कहा जाता है? आप लोग इसको नॉमिनल जीडीपी पढ़ते होंगे। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या कहलाता है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, पहले देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी, इसको यही समझ लो क्योंकि ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस पर नहीं आया है तो कोई बात नहीं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जब हम प्रेजेंट ईयर के प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट ईयर की प्राइस से। प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन प्रेजेंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाइड होगा तो नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है जब हम प्रेजेंट ईयर के प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर की प्राइस से, तो क्या कहलाता है आपके लिए? रियल जीडीपी कहलाता है। क्लियर है? यानी जो आपका नॉमिनल जीडीपी है उसमें किसका इफेक्ट होता है? इन्फ्लेशन का। इसके लिए आंसर मैं मिटा दिया मैंने यहां पर। इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा? डी। इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा? बी। हाँ, तो मार्केट प्राइस क्या कहलाती है भैया? वो नॉमिनल प्राइस होती है, मार्जिनल प्राइस होती है, डेफिसिट प्राइस होती है। घाटे की प्राइस होगी नहीं, मार्जिनल प्राइस होगी नहीं, नॉमिनल प्राइस होगी नहीं। आंसर क्या बन जाएगा आपका? इकोनॉमिक प्राइस होती है। क्लियर है? तो जब प्रेजेंट ईयर के प्रोडक्शन को प्रेजेंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन हम प्रेजेंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहलाता है? तब आपके लिए कहलाता है रियल जीडीपी। नेक्स्ट यूनियन बजट पे देख लेते हैं। यूनियन बजट में सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिट में क्या दिया गया है? सरकार की इनकम, यानी जो सरकार के रिसिप्ट्स हैं उनके विषय में बताया गया है, और सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो बताया गया है। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट बजट, जो अभी लास्ट बजट आया था जब आप भी आपकी किताब प्रिंट हुई है, उसका जो डेटा सरकार ने दिया है वो बताया गया है। अब रिसिप्ट भैया दो प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू, मैं थोड़ा आपको बेसिक बता दूं, और एक होता है कैपिटल रिसीट्स। इसी तरह एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है इसमें अंतर। रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलर रिसीविंग्स होती हैं, मतलब जो उसको रेगुलर बेसिस पर प्राप्त हो रहा है, जैसे टैक्स उसको रेगुलर मिल रहे हैं, पीएसयू से उसको रेगुलर इनकम आ रही है, चालान, पेनल्टी, ये सब उसको रेगुलर मिल रहे हैं। आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। कैपिटल सरकार की रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो उसको रेगुलर नहीं मिलती है, और जब भी सरकार को मिल रही होती तो सरकार पर लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है, सरकार को ये पैसा वापस करना पड़ता है।
रेवेन्यू इनकम पर होने वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, कैपिटल इनकम पर होने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जब सरकार कैपिटल इनकम को खर्चा करती है तो सरकार इससे असेट बनाती है, यानी कैपिटल इनकम आगे चल के सरकार के लिए असेट का निर्माण करता है, जबकि रेवेन्यू इनकम सरकार के लिए असेट का निर्माण नहीं करता। रेवेन्यू इनकम का खर्चा होता है डेली फंक्शनिंग में सरकार इसको खर्चा करती है, जो सरकार के रूटीन खर्चे होते हैं उसमें रेवेन्यू इनकम को खर्चा किया जाता है। या सरकार को जब अपना लोन वगैरह रीपे करना होता है तो वो कैपिटल इनकम को खर्चा करता है और क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल इनकम जब खर्चा होगा तो आगे चल के इसके लिए असेट्स बनाएगा और इसकी लाइबिलिटीज को कम करता चला जाएगा, क्योंकि सरकार इसे लोन वगैरह का पेमेंट करती है, जो भी उसने लोन लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भैया इसमें। एनसीसीडी का क्या है पूरा नाम, नेशनल काउंसिल ऑफ क्राइम एंड क्या है डेलिंक्वेंसी और पिक ऑर्डोनर। आपको जो है जो इससे अलग वो चुनना है, कस्टम सर्विस टैक्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इनकम टैक्स, पिक आउट ऑड वन आउट, सिक्योरिटी इश्यूड क्या है अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड अदर रिसिप्ट। पूरा क्वेश्चन इनको लिखना चाहिए था, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पूरा क्वेश्चन क्या है, मैं अभी इसका जब आंसर करूंगा तो पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा कहना क्या चाह रहा है। पिक ऑड वन आउट, लोन्स ऑन टू पब्लिक इंटरप्राइजेस, पेंशन है, सब्सिडीज है और पुलिस है ना। यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है ये आपको अभी मैं जब इसका आंसर बताऊंगा तो बता दूंगा। बताते चलिए आप लोग, कुछ तो आंसर करिए। पहले का पूरा नाम ही बताओ भैया, पहले का तो कम से कम पूरा नाम बताओ। नेशनल काउंसिल ऑफ क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, पहले का है, इस पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पिक ऑड वन आउट, कस्टम सर्विस टैक्स, इंटरेस्ट रिसीप्ट और इनकम टैक्स। क्या अंतर होगा, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। देखो भैया, देखिए सरकार के ये और ये कैसे रिसीट्स है, ये सारे टैक्स रिसीट्स हैं। क्लियर, ये कैसे रिसीट्स हैं, टैक्स रिसीट्स हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। लेकिन जो इंटरेस्ट रिसीट्स है ये टैक्स रिसीट्स नहीं है। इसका मतलब ये जो इनकम है ये सरकार की टैक्सेबल इनकम है। ये कैसी इनकम है, टैक्सेबल। जबकि ये कैसी इनकम है, नॉन टैक्सेबल है। ये कैसी है, नॉन टैक्सेबल है सारी रेवेन्यू, लेकिन ये कैसी इनकम है, नॉन टैक्सेबल इनकम है। तो इसमें जो अलग है वो क्या है भैया, ये टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम, जबकि इंटरेस्ट रिसीप्ट नॉन टैक्सेबल इनकम। इसलिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या था, ए। पिक ऑड वन आउट, सिक्योरिटीज इशू अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स है, रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस हैं, फिर क्या स्टेट प्रोविडेंट फंड है या अदर रिसीट्स हैं। ये आपके कैपिटल रिसीट से बना हुआ संबंध है। पिक लोन्स टू द पब्लिक इंटरप्राइजेस, पेंशन सब्सिडी। अब रेवेन्यू और कैपिटल का मैंने आपको समझा दिया, रेवेन्यू और कैपिटल का मैंने आपको समझा दिया। अब अगला आंसर तो खुद कुछ तो कोशिश करिए आप लोग, अगला आंसर करिए। क्लियर है। पिक और सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, सरकार की इनकम हो रही है ये। दूसरा है रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, सरकार की इनकम हो रही है ये। तीसरा स्टेट प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड से सरकार को पैसा मिल रहा है वो सरकार की इनकम हो रही है। और दूसरा अदर रिसिप्ट्स, ऐसे ही आपको अंत वाले में करना है। लोन्स टू पब्लिक इंटरप्राइजेस एक कैपिटल से रिलेटेड है और एक आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है। क्लियर। इस पे और भी क्वेश्चन है, चलिए। देखो भैया, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, जो भी सरकार ने सिक्योरिटी इशू की, अगर उसके पास सरकार का कुछ पैसा आ रहा है तो ये सरकार की लाइबिलिटी है, ये सरकार की वापस करने की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। क्लियर है, लाइबिलिटी है। रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, स्टेट प्रोविडेंट फंड, ये भी क्या है, लाइबिलिटी है सरकार की, सरकार को ये पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर अगला क्या कर रहा है, रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, सरकार की जो रिकवरी लोन्स एडवांस की आ रही ये लाइबिलिटी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी सरकार की नहीं है, बाकी सारी क्या लाइबिलिटी है। तो आंसर इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये रेवेन्यू में चला जा रहा है। ठीक है, ये सरकार की रेवेन्यू इनकम में चला जा रहा है। अगला क्या कह रहा है भैया, लोन्स टू पब्लिक इंटरप्राइजेस, है ना, पेंशन सब्सिडी, ये सरकार के खर्चे की बात हो रही। अगर पब्लिक इंटरप्राइजेस को लोन दे रहा है, सरकार पेंशन दे रहा है, सरकार सब्सिडी दे रहा है, सरकार पुलिस पर खर्चा कर रहा है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सब्सिडी देना सरकार का रेगुलर खर्चा है, पेंशन देना सरकार का रेगुलर खर्चा है,
पुलिस प्रशासन पर खर्चा करना सरकार का रेगुलर खर्चा है। तो ऐसे केस में क्या है भैया, ये जो लोन्स इंटरप्राइजेस को दिए जा रहे हैं ये सरकार का रूटीन खर्चा नहीं है। तो ये सारे खर्चे किस पर सरकार के आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि ये सरकार का कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है या अपना लोन अगर वो रीपे कर रही है तो सब किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये सरकार का रेगुलर नहीं है, जबकि ये सरकार का रेगुलर ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसके लिए जो सही आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतनी बातें, और मॉड्यूल सी पर हम लोगों ने बातचीत की है। ऐसे हम लोग मॉड्यूल डी पर भी चर्चा करने वाले हैं। अभी के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।